स्नेहा, शरारत करना बंद करो, रुद्र ने भौहें चढ़ाकर कहा। मैंने तुमसे नहीं पूछा। स्नेहा ने रुद्र की तरफ देखा, फिर अपनी सुंदर आंखें डीन विश्वदेव की ओर घुमाई। सर डीन, मैंने प्रवेश परीक्षा पास कर ली है और मयूर मार्शल हॉल की सदस्य बनने की योग्यता रखती हूँ। हालांकि मैंने अभी 3 महीने का प्रशिक्षण टेस्ट पूरा नहीं किया, मुझे भरोसा है कि मैं सदस्य बन सकती हूँ। मयूर हॉल का दक्षिण कोर्ट और उत्तर कोर्ट पहले एक ही थे। चूंकि दोनों कोर्ट उपलब्ध हैं, मैं दक्षिण कोर्ट में शामिल होना चाहती हूँ। यह सच है कि मयूर मार्शल हॉल दक्षिण कोर्ट और उत्तर कोर्ट से बना है, लेकिन तुम उत्तर कोर्ट के मूल्यांकन में हिस्सा ले रही हो, जिसे मेरा दक्षिण कोर्ट मान्यता नहीं देता। अगर तुम मेरे दक्षिण कोर्ट में आना चाहती हो तो इस शून्य क्षेत्र स्काई बेल को बजा सकती हो। डीन विश्वदेव ने जीवन और मृत्यु के रास्ते के अंत में मौजूद शून्य क्षेत्र स्काई बेल की ओर इशारा किया। डीन विश्वदेव की बात सुनकर रुद्र ने उसे रोकने की कोशिश छोड़ दी। शून्य क्षेत्र की घंटी बजाना जीवन और मृत्यु के रास्ते से गुजरने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। मुख्य बात यह है कि शून्य क्षेत्र स्काई बेल जीवन और मृत्यु के रास्ते से ज्यादा सुरक्षित है। स्नेहा को जाने दो और इसे बजाने दो। यह लड़की तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक दीवार से न टकराए। जब उसे पता चलेगा कि शून्य क्षेत्र स्काई बेल बजाना मुश्किल है तो वह हार मान लेगी। क्या इसे बजाने से हम दक्षिण कोर्ट में जा सकते हैं? स्नेहा ने पूछा। हाँ बिल्कुल, डीन विश्वदेव ने हल्के से सिर हिलाया। मैं इसे जरूर बजाऊंगी, स्नेहा ने गंभीरता से कहा और फिर शून्य क्षेत्र स्काई बेल की ओर उड़ गई। क्या यह इतनी बड़ी घंटी बजाना इतना आसान नहीं है? शायद इसमें कोई रहस्य हो जो आम मार्शल कलाकारों के लिए हिलाना मुश्किल हो, लेकिन स्नेहा कोई साधारण मार्शल कलाकार नहीं है। वह पूर्व के 5 बड़े संप्रदायों में सबसे बेहतरीन युवा मार्शल कलाकार मानी जाती है। जल्द ही स्नेहा की आकृति शून्य क्षेत्र स्काई बेल में गायब हो गई। लगभग 30 सांसों के बाद स्नेहा बाहर निकल आई। इस समय उसका चेहरा पीला था, शरीर कांप रहा था और वह लगभग बेहोश हो गई थी। दक्षिण कोर्ट तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें उत्तर कोर्ट वापस जाना चाहिए। रुद्र स्नेहा के पास गया और बोला, मैं वापस नहीं जाऊंगी। स्नेहा ने जिद्दी स्वर में जवाब दिया, फिर तुम्हें सावधान रहना होगा। रुद्र स्नेहा के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। यह लड़की बचपन से बहुत जिद्दी थी। जितना तुम उसे कुछ करने से मना करो, वह उतना ही करेगी। समझाना बेकार है। वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसे पर्याप्त तकलीफ न हो। वैसे भी यह शून्य क्षेत्र स्काई बेल अभ्यास में मदद के लिए है, तो सावधानी बरतने से कोई हादसा नहीं होगा। लेकिन स्नेहा की हालत अभी ठीक नहीं थी, इसलिए रुद्र ने यहां उस पर नजर रखने का फैसला किया ताकि कोई हादसा न हो। डीन विश्वदेव आंखें बंद करके पैरों पर बैठे थे। पता नहीं वह सो रहे थे या अभ्यास कर रहे थे। किसी भी तरह वह बेजान लग रहे थे, जैसे कोई सूखा पेड़। रुद्र सोच रहा था कि आगे क्या करना है। 1 महीने बाद होने वाली चुनौती में उन्हें उत्तर कोर्ट के गोल्ड रैंक से ऊपर के प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना होगा, या शायद पर्पल गोल्ड रैंक का भी। उत्तर कोर्ट के सदस्य अलग अलग स्तरों में बांटे हैं। उत्तर कोर्ट में प्रवेश करने पर वे कांस्य स्तर के सदस्य होते हैं, जो सबसे ज्यादा संख्या में है। उसके बाद चांदी स्तर, सोना स्तर और आखिर में बैंगनी सोना स्तर। बैंगनी सोना स्तर के सदस्य मयूर मार्शल हॉल के सबसे शीर्ष सदस्य हैं और हॉल की सबसे मजबूत युवा पीढ़ी भी। रुद्र ने कभी बैंगनी सोना स्तर का कोई सदस्य नहीं देखा था, सिर्फ सोना स्तर के ये उत्कर्ष को देखा था। उत्कर्ष पहले से ही जन्म सिद्ध क्षेत्र का मास्टर था। उसकी कल्टीवेशन के अलावा उसकी क्षमताएं भी कम नहीं थीं और उसने उस समय अपनी युद्ध आत्मा का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर युद्ध आत्मा छोड़ी जाए तो ये उत्कर्ष और भी शक्तिशाली हो जाएगा। रुद्र ने इससे अंदाजा लगाया कि बैंगनी सोना स्तर के सदस्यों की लड़ाई की ताकत ये उत्कर्ष से कम 1 स्तर ऊपर होगी। 1 महीने बाद आने वाली चुनौती से पहले मुझे पहले जन्मसिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना होगा, नहीं तो सिर्फ रोंग युआन क्षेत्र की कल्टीवेशन के साथ उनके साथ मुकाबला करना मुश्किल होगा। एक आधे बर्बाद मार्शल कलाकार के लिए, जिसके पास सिर्फ 30% क्यूई समुद्र बचा है और कोई मार्शल संसाधन नहीं है, 1 महीने में एक बड़ा क्षेत्र पार करके जन्म सिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना लगभग असंभव है।
लेकिन रुद्र के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। रुद्र के दिमाग में जन्मसिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के कई तरीके थे। हालांकि उनमें से ज्यादातर संभव नहीं थे, फिर भी कुछ तरीके थे जो हासिल किए जा सकते थे, लेकिन वे ज्यादा खतरनाक थे। पता नहीं मेरी मार्शल आत्मा का बीज ठीक हुआ या नहीं। रुद्र को यह याद आया, जब उसने लिंग यूजी को अपंग किया था तब उसने उससे मार्शल आत्मा का बीज वापस ले लिया था। अब यह ठीक हो गया होना चाहिए। रुद्र ने अपना दिमाग अपने शरीर में डुबोया और देखा कि मूल मार्शल आत्मा का बीज ठीक हो गया था और यह गर्भधारण की प्रक्रिया में था। मार्शल आत्मा के बीज को देखते हुए रुद्र को अचानक कुछ याद आया और उसने अपना दिमाग फिर से प्राचीन गुप्त क्षेत्र में डुबोया, जहां उसने 7वें ग्रेड की गर्जने वाली जानवर की मार्शल आत्मा को देखा। पहले मिली 4थे ग्रेड की मार्शल आत्मा को मोहभंग ने पूरी तरह पचा लिया था और उस पर सिर्फ एक छोटी सी दरार ठीक हुई थी। पता नहीं मोहभंग आत्मा तलवार को पूरी तरह ठीक होने में कितना समय लगेगा, तो पहले 7वें ग्रेड की गर्जने वाली जानवर की मार्शल आत्मा को मार्शल आत्मा के बीज को खिलाते हैं। रुद्र ने को नियंत्रित किया और 7वें ग्रेड की गर्जने वाली जानवर की मार्शल आत्मा पर वार किया। 9 स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र की 6 महान मार्शल आत्माओं में से एक मोहभंग के सामने 7वें ग्रेड की गर्जने वाली जानवर की मार्शल आत्मा उसका मुकाबला नहीं कर सकी। एक वार से वह टुकड़े टुकड़े हो गई और मार्शल आत्मा के सार में बदल गई। रुद्र ने मार्शल आत्मा के सार को अपने शरीर में ले जाया। जैसे जैसे मार्शल आत्मा का सार लगातार बीज में मिलता गया, रुद्र के दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई अनोखा रिश्ता हो। यह रिश्ता बहुत हल्का था, खून के रिश्ते जैसा, लेकिन थोड़ा अलग। रुद्र समझा नहीं सका कि यह क्या था। जब 7वें ग्रेड की गर्जने वाली जानवर की मार्शल आत्मा का सार पूरी तरह से बीज में समा गया, रुद्र ने अपने शरीर में हल्का कंपन महसूस किया और फिर कुछ जन्म लेने वाला था, पुनर्जन्म। रुद्र ने अपनी मार्शल आत्मा को उम्मीद से देखा। मोहभंग की तुलना में वह मार्शल आत्मा के बीज का ज्यादा इंतजार कर रहा था। आखिरकार यह उसकी जन्मजात मार्शल आत्मा थी, सफेद रोशनी। रुद्र ने अपने शरीर में बढ़ रही मार्शल आत्मा को हैरानी से देखा। उसकी मार्शल आत्मा सचमुच एक सफेद रोशनी थी। सब जानते हैं कि सभी मार्शल आत्माएं जानवरों के रूप में जन्म लेती हैं। हाँ, कुछ खास तरह की मार्शल आत्माएं भी होती हैं, जैसे आग, पानी या पौधों के रूप वाली। लेकिन रुद्र ने कभी सफेद रोशनी वाली मार्शल आत्मा के बारे में नहीं सुना था, पर यह मार्शल आत्मा सचमुच उसकी थी और रुद्र इसके साथ अपने गहरे रिश्ते को महसूस कर सकता था। आशीर्वाद। रुद्र ने सफेद रोशनी वाली मार्शल आत्मा को बाहर निकाला। जैसे जैसे आशीर्वाद चलता रहा, रुद्र की भौहें और सिकुड़ गईं, क्योंकि सफेद रोशनी वाली मार्शल आत्मा से मिलने वाली ताकत बहुत कम थी, 10% से भी कम। आपको पता है, पहली ग्रेड की मार्शल आत्मा भी कम से कम 10% ताकत देती है। ये सफेद रोशनी वाली मार्शल आत्मा आशीर्वाद में पहली ग्रेड की मार्शल आत्मा से भी कम थी। मैंने पहली बार इतनी कमजोर मार्शल आत्मा देखी है। कोई बात नहीं, अभी इसे रख लेता हूँ। रुद्र सफेद रोशनी वाली मार्शल आत्मा को वापस लेने वाला था, लेकिन तभी उसे कुछ गलत लगा, क्योंकि उसने अपने पैर हिलाए और उसका शरीर तुरंत आगे बढ़ गया। पल भर में हिलना। थोड़ा झिझकने के बाद रुद्र ने फिर से कोशिश की और आगे बढ़ा। पल भर में रुद्र सफेद रोशनी बन गया और 3 मीटर दूर जा पहुंचा। रुद्र को तुरंत समझ आया कि सफेद रोशनी वाली मार्शल आत्मा उसे ताकत नहीं, बल्कि गति देती थी, और यह गति इतनी तेज थी कि पल भर में 3 मीटर तक पहुंच जाती थी। रुद्र फिर से कोशिश करना चाहता था, लेकिन सफेद रोशनी वाली मार्शल आत्मा अलग हो गई और उसका शरीर धुंधला हो गया। जाहिर तौर पर इसकी ऊर्जा बहुत खर्च हो चुकी थी। मैं भूल गया कि यह अभी पुनर्जन्म के चरण में है। आशीर्वाद ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। रुद्र ने सफेद रोशनी वाली मार्शल आत्मा को वापस रख लिया। पुनर्जन्म के चरण में मार्शल आत्मा का जोश ज्यादा देर तक बनाए रखना मुश्किल होता है। यह थोड़े समय के लिए ही आशीर्वाद दे सकती है। समय तब बढ़ेगा जब यह बनने के चरण में पहुंचेगी। हालांकि यह पल भर में सिर्फ 3 मीटर तक जा सकती थी। रुद्र के लिए इस सफेद रोशनी वाली मार्शल आत्मा की गति का आशीर्वाद ताकत के आशीर्वाद से कहीं बेहतर था और उसके लिए ज्यादा उपयोगी था।
रुद्र ने रोज तलवार चलाने का अभ्यास कभी नहीं छोड़ा। वह लगातार 3 घंटे तलवार चलाता और फिर टूटी तलवार को जमीन पर फेंक देता। जमीन पर पड़ी टूटी हुई लोहे की अच्छी तलवार को देखकर रुद्र को एहसास हुआ कि उसे अभ्यास के लिए एक मजबूत तलवार ढूंढनी होगी। आम तलवार उसकी अनजाने में निकलने वाली तलवार की मंशा को सहन नहीं कर सकती थी। इस समय शून्य क्षेत्र स्काई बेल के पास से एक सुंदर आकृति बाहर निकली। स्नेहा का सुंदर चेहरा बहुत पीला था। वह 7 बार बाहर निकल चुकी थी। भूल जाओ, उत्तरकोट वापस चलते हैं। रुद्र पास गया और बोला, नहीं, अगर आज नहीं हुआ तो कल करूंगी, अगर कल नहीं हुआ तो परसों। स्नेहा ने दृढ़ता से कहा। रुद्र ने बेबसी से सिर हिलाया। उसे समझ आया कि उसे समझाना बेकार है। स्नेहा का स्वभाव बहुत जिद्दी था और वह अंत तक हार नहीं मानेगी। रुद्र डीन विश्वदेव के पास गया और झुककर अभिवादन किया। क्या तुम बाहर जा रहे हो? डीन विश्वदेव ने धीरे से आंखें खोली। यहां और रुकना समय की बर्बादी है। 1 महीना न ज्यादा लंबा है न छोटा। अगर मुझे 1 महीने बाद जीवित रहना है तो मुझे खुद को बेहतर करना होगा। रुद्र ने कहा, मेरा दक्षिण कोट कई सालों से दबा हुआ है और अब हमारे पास बस यही जगह बची है। अभी यहाँ अभ्यास के लिए कोई संसाधन नहीं है और सब कुछ तुम्हें खुद करना होगा। डीन विश्वदेव ने कहा, मुझे पता है, मैं बस चाहता हूं कि। रुद्र ने जवाब में सिर हिलाया। तुम चाहते हो कि मैं उस लड़की की देखभाल करूं, है ना? डीन विश्वदेव ने रुद्र की ओर देखा। हाँ, वह बहुत जिद्दी है और मैं उसे समझा नहीं सकता, लेकिन मुझे उसका अकेले शून्य क्षेत्र स्काई बेल में जाना चिंता देता है। इसीलिए मैं आपसे, डीन, उस पर नजर रखने की मदद मांगना चाहता हूं। रुद्र ने कहा, जाओ, मैं उस पर नजर रखूंगा। डीन विश्वदेव ने हल्के से सिर हिलाया। यह सुनकर रुद्र को राहत मिली। डीन विश्वदेव की निगरानी में स्नेहा को कोई हादसा नहीं होगा। एक बात याद रखना, हमारे दक्षिण कोट और उत्तर कोट के बीच 1 महीने की समय सीमा सिर्फ मयूर मार्शल हॉल के अंदर है। यानी इस महीने में मयूर मार्शल हॉल में जब तक तुम खुद परेशानी शुरू नहीं करते, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम मयूर मार्शल हॉल से बाहर गए तो यह समझौते के दायरे से बाहर होगा। डीन विश्वदेव ने कहा। मैं समझ गया। रुद्र ने जवाब में सिर हिलाया। जाओ। डीन विश्वदेव ने हाथ हिलाया। रुद्र ने झुककर अभिवादन किया, फिर मुड़ा और जीवन और मृत्यु के रास्ते से बाहर चला गया। दूर खड़ी स्नेहा ने रुद्र को जाते हुए देखा। उसकी सुंदर आंखों में अजीब भाव और दृढ़ता झलक रही थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि रुद्र क्यों जा रहा था, क्योंकि उसे 1 महीने बाद होने वाले जीवन मृत्यु के द्वंद्व के लिए मजबूत बनना था। तुम मेरे दक्षिण कोट में उसकी मदद के लिए आई थी, है ना? डीन विश्वदेव ने स्नेहा की ओर देखा। मैंने नहीं कहा कि मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, मैं बस मजबूत होना चाहती हूँ। स्नेहा ने नजरें फेर लीं। डीन विश्वदेव की आंखों से मिलना नहीं चाहती थी। तुम और वह खून के भाई बहन नहीं हो, है ना? डीन विश्वदेव ने अचानक कहा। स्नेहा का नाजुक शरीर अचानक कांप उठा और उसकी सुंदर आंखें अविश्वास से डीन विश्वदेव को देखने लगीं। यह बात बहुत कम लोगों को पता थी। उसके पिता और बहन को पता था, लेकिन उसे यह संयोग से पता चला था। रुद्र के पिता और उसके पिता असली भाई नहीं थे, बल्कि एक ही उपनाम वाले शपथ लेने वाले भाई थे। रुद्र को यह कभी नहीं पता था। स्नेहा को यह इसलिए पता चला क्योंकि उसने संयोग से अपने पिता और अपनी बहन साक्षी की बातचीत सुन ली थी। उसके शरीर में बहने वाला खून तुम्हारे शरीर में बहने वाले खून से अलग है। तुम्हारा खून पूरी तरह अलग है, तो तुम खून से रिश्तेदार नहीं हो। और अगर तुम सचमुच खून के भाई बहन होते तो तुम दोनों में इतनी दूरी नहीं होती। आखिरकार भाई बहनों में ऐसी दूरी कम ही होती है। डीन विश्वदेव ने स्नेहा को देखा और कहा, तुम्हारे चेहरे के भाव से लगता है कि तुम्हें यह पता था, लेकिन उसे नहीं, इसलिए तुमने ऐसा जवाब दिया। यह सुनकर स्नेहा और चौंक गई और डीन विश्वदेव को हक्का बक्का देखने लगी। उसने अपने पिता से सुना था कि कुछ बहुत शक्तिशाली मार्शल मास्टर ऊर्जा और खून से मार्शल कलाकारों की पहचान कर सकते हैं। ऐसे मार्शल मास्टर इतने ताकतवर होते थे कि अकेले एक पूरे जिले या राज्य को नष्ट कर सकते थे। स्नेहा ने इसके बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि डीन विश्वदेव इस स्तर के मार्शल मास्टर होंगे।
चिंता मत करो, मैं रुद्र को इसके बारे में नहीं बताऊंगा और इसकी जरूरत भी नहीं है। तुम में अच्छी प्रतिभा है तो मेरे दक्षिण कोर्ट में आना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। तुम स्काई बेल को बजा नहीं पाई, इसका कारण यह नहीं कि तुम में काबिलियत नहीं है, बल्कि यह है कि तुमने अभी तक बहुत कम जीवन मृत्यु के द्वंद्व देखे हैं और उस स्तर तक नहीं पहुंची हो। डीन विश्वदेव ने हाथ हिलाया और कहा, जब तुम शून्य क्षेत्र स्काई बेल में जाओ तो उन शून्य क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को अपने सबसे बड़े दुश्मन की तरह समझो। अगर तुम उन्हें नहीं मारोगी तो वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार डालेंगे। परिवार? स्नेहा का शरीर हल्के से कांप उठा। डीन विश्वदेव के शब्दों में जैसे कोई जादू था जिसने उसे एक अनोखी हालत में डाल दिया। ऐसा लगा जैसे स्नेहा ने अपने परिवार की दुखद मृत्यु देख ली। नहीं। स्नेहा अचानक जागी तो पाया कि उसका शरीर ठंडे पसीने से भीग गया था। उसने दूर शून्य क्षेत्र स्काई बेल को एक पल देखा। उसकी सुंदर आंखों में तेज हत्या की भावना दिखी और वह बिना झिझक अंदर चली गई। रुद्र की पूरी ताकत को कुछ और नहीं छोड़ सकता, सिर्फ परिवार का प्यार ऐसा कर सकता है। यह लड़की रुद्र के साथ बड़ी हुई है, शायद वह उसकी छिपी ताकत को बाहर ला सके। अगर मैं रुद्र की पूरी ताकत को बाहर ला सका तो शायद मैं उसके जरिए पहले पीढ़ी के पूर्वजों की सीमा तोड़ने की प्रक्रिया देख सकूं। आखिरकार पिछले 1000 सालों में मयूर मार्शल हॉल में सिर्फ 2 लोग ही स्काई बेल को 10 बार बजा सके हैं। पहला वह पहले पीढ़ी का पूर्वज था जिसने मयूर मार्शल हॉल बनाया और सीमा तोड़ी। दूसरा रुद्र है। जब वह अपनी पूरी ताकत छोड़ेगा तभी सन्नाद होगा। डीन विश्वदेव ने खुद से बुदबुदाया। मयूर हॉल से निकलने के बाद रुद्र उस सराय में आया जहां वह रहता था और कियारा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। खटाक, दरवाजा खुला। रुद्र ने एक नीली मार्शल पोशाक में एक युवक को देखा। तुम कौन हो? रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपने 5 उंगलियों से युवक का गला पकड़ लिया। सीनियर रुद्र, रुकिए एक पल। नीली मार्शल पोशाक वाला युवक बोलना चाहता था, लेकिन जब उसने रुद्र को अचानक हमला करते देखा तो उसने जल्दी से अपनी असली ऊर्जा छोड़कर विरोध किया। धम! संलयन क्षेत्र की चरम असली ऊर्जा की ताकत ने रुद्र को चौंका दिया। जैसे ही तलवार की मंशा उभरी, असली ऊर्जा की ताकत खत्म हो गई। साथ ही रुद्र का हाथ गायब हो गया और तेज गति से एक रोशनी में बदल गया। खटाक! नीली मार्शल पोशाक वाले युवक का गला रुद्र ने पकड़ लिया। कियारा कहाँ है? रुद्र ने ठंडे स्वर में नीली मार्शल पोशाक वाले युवक को घूरा। रुद्र, सीनियर रुद्र, क्या आप मुझे नीचे उतार कर बात कर सकते हैं? नीली मार्शल पोशाक वाला युवक मुश्किल से बोला। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, क्या आप मुझे पूरा बोलने दे सकते हैं, फिर कोई कदम उठाए? रुद्र ने उसे आसानी से छोड़ दिया और नीली मार्शल पोशाक वाले युवक को बाहर फेंक दिया। खांसी! नीली मार्शल पोशाक वाला युवक अपने गले को पकड़कर जोर जोर से खांसने लगा। रुद्र एक तरफ खड़ा होकर उसे चुपचाप देखता रहा। रुद्र, आपने गलत समझा। नीली मार्शल पोशाक वाला युवक सांस लेने के बाद बेबसी से हंसा। कियारा कहाँ है? रुद्र ने गहरे स्वर में पूछा। वह भूखी थी तो मैंने किसी को उसके साथ नीचे खाने के लिए भेजा। नीली मार्शल पोशाक वाला युवक जल्दी बोला। रुद्र, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं बस आपसे मिलना चाहता था। मयूर मार्शल हॉल में यह सुविधाजनक नहीं है तो बाहर मिलते हैं। तुम मोहाई टावर के शीर्ष शिष्य हो और हम पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? रुद्र ने सीधे कहा। अगर उसे नीली मार्शल पोशाक वाले युवक की पहचान न पता होती और अगर उसमें कोई मारने की मंशा न होती तो वह अभी उसका गला घोंट देता। नीली मार्शल पोशाक वाला युवक कोई और नहीं बल्कि मोहाई टावर का शीर्ष शिष्य वरुण था। जब रुद्र यहाँ पहली बार आया था तो उसने वरुण को रेस्तरां में तेजी से जाते देखा था, इसलिए वह उसे पहचान गया। हम पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन अब तो जान गए, है ना? रुद्र, मैं खुलकर कहता हूँ, मैं आपके पास इसलिए आया क्योंकि मैं आपके साथ सहयोग करना चाहता हूँ, वरुण ने कहा। सहयोग? रुद्र ने भौहें सिकोड़ी। तलवार राजा अंशदमन की टूटी तलवार गुफा जल्द ही खुलने वाली है। मैं आपको रुद्र मेरे साथ आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ, वरुण ने कहा। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? रुद्र ने वरुण को देखा। सच कहूं, हालांकि हमारे पास टूटी तलवार गुफा में प्रवेश करने की योग्यता है,
लेकिन उसमें तलवार राजा की भयानक तलवार मंशा है। अंदर जाना एक परीक्षा से गुजरने जैसा है। अगर किस्मत खराब हुई तो चोट लग सकती है या बाहर भी निकल सकते हैं। गुफा में प्रवेश की योग्यता आसानी से नहीं मिलती। अगर बाहर निकल गए तो इसका मतलब है कि आपने प्रवेश की योग्यता खो दी। वरुण ने धीरे कहा, इसलिए आपसे से टूटी तलवार गुफा में मेरे साथ चलने की मांग करना चाहता हूँ। रुद्र, आप एक लगभग तलवार मास्टर हैं, तो आप कुछ तलवार मंशा का विरोध कर सकते हैं। सीधे कहें तो हम टूटी तलवार गुफा खोलते हैं और अंदर जाते हैं, और रुद्र, आप मेरी कुछ तलवार मंशा का विरोध करने में मदद करते हैं। हम एक दूसरे की मदद करते हैं। यह आपके और मेरे लिए फायदेमंद होगा। टूटी तलवार गुफा कहाँ है? रुद्र ने पूछा। यह हमारे मयूर पैलेस के अंदर है, वरुण ने जवाब दिया। मयूर मार्शल हॉल के अंदर? रुद्र थोड़ा हैरान हुआ। हाँ, तलवार राजा अंशदमन हमारे मयूर मार्शल हॉल के एक वरिष्ठ व्यक्ति थे। हालांकि उनका देहांत बहुत पहले हो चुका है। उन्होंने टूटी तलवार गुफा में कुछ चीजें छोड़ी हैं। हमारे मयूर मार्शल हॉल के सभी सदस्य टूटी तलवार गुफा खोलने की योग्यता पाने के बाद अंदर जाकर खोज करते हैं। वरुण ने जल्दी कहा, मैं आपके साथ सहयोग करूंगा। रुद्र ने कहा। रुद्र, चलिए। वरुण ने हल्के से मुस्कुराया। क्यारा कहाँ है? रुद्र ने कहा। ओह, मैं भूल ही गया। मैं अभी किसी को उसे बाहर लाने के लिए कहता हूँ। वरुण ने अपने पीछे चल रहे एक युवा मार्शल कलाकार को इशारा किया और वह युवा मार्शल कलाकार जल्दी चला गया। थोड़ी देर बाद क्यारा उस युवा मार्शल कलाकार के साथ वापस आई। रुद्र को देखते ही क्यारा के चेहरे पर खुशी छा गई। मैंने उनसे सुना कि तुम पहले ही मयूर मार्शल हॉल में प्रवेश कर चुके हो और हॉल मास्टर ने तुम्हें पसंद किया और शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। हाँ, कुछ ऐसा ही, रुद्र ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। बधाई हो। क्यारा बहुत उत्साहित थी। वह जानती थी कि रुद्र दबेगा नहीं और जरूर ऊपर उठेगा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भले ही रुद्र के पास सिर्फ 30% ऊर्जा सागर बचा हो, वह किसी से कम नहीं होगा। क्यारा की शक्ल देखकर रुद्र भावुक हो गया। क्यारा जैसे कुछ ही लोग थे जो उसकी कामयाबी पर सचमुच खुश होते थे। क्या तुम मेरे साथ मयूर मार्शल हॉल चलना चाहती हो? रुद्र ने कहा। क्या मैं मयूर मार्शल हॉल जा सकती हूँ? क्यारा ने जल्दी पूछा। हाँ, बिल्कुल, रुद्र ने सिर हिलाया। क्या इससे तुम्हें कोई परेशानी होगी? क्यारा ने चिंता से पूछा। नहीं, रुद्र ने सिर हिलाकर ना कहा। इसके बाद रुद्र क्यारा और वरुण के साथ उनके समूह को लेकर मयूर मार्शल हॉल वापस आया, जीवन और मृत्यु के रास्ते पर। रुद्र, क्या तुम यहाँ रहते हो? क्यारा ने चारों ओर देखते हुए उत्सुकता से पूछा। साथ ही उसने देखा कि आसपास बिखरे हुए यांत्रिक लोग कटे हुए थे। अस्थायी जगह है, रुद्र ने जवाब दिया। रुद्र ने क्यारा को यह नहीं बताया कि वह दक्षिण कोर्ट में शामिल हो गया था, खासकर इसलिए कि वह नहीं चाहता था कि वह चिंता करे। आखिरकार दक्षिण कोर्ट की स्थिति बहुत खास थी। शून्य क्षेत्र स्काई बेल के पास पहुंचने पर रुद्र ने देखा कि डीन विश्वदेव वहां नहीं थे और शून्य क्षेत्र स्काई बेल भी उस समय बंद था। सिर्फ स्नेहा वहां चुपचाप बैठी थी। यह कौन है? स्नेहा ने रुद्र के पीछे क्यारा को देखा। उसका सुंदर चेहरा और ठंडा हो गया। तुम रुद्र की बहन स्नेहा हो, है ना? मैं क्यारा हूं। मैं पहले सांची संप्रदाय में रुद्र के साथ बाहरी शिष्य थी। क्यारा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। डीन कहाँ है? रुद्र ने पूछा। उनके पास कुछ काम है, वह अभी बाहर गए हैं, स्नेहा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। क्यारा, तुम यहाँ कुछ देर रुको। अगर कुछ चाहिए तो स्नेहा से मांग लेना, रुद्र ने क्यारा से कहा। रुद्र, चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। क्यारा ने सिर हिलाया। रुद्र ने और कुछ नहीं कहा। स्नेहा को लेकर वह चिंतित नहीं था। शून्य क्षेत्र स्काई बेल वैसे भी बंद था और स्नेहा अब भी अंदर नहीं जा सकती थी। क्यारा की बात करें तो वह एक समझदार इंसान थी, इसलिए रुद्र को उसे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। वह रुद्र के तय किए हुए स्थान पर सुरक्षित रहती। जीवन और मृत्यु के रास्ते को छोड़कर रुद्र बाहर वापस आया। रुद्र वरुण और बाकियों के साथ मयूर मार्शल हॉल में गया। क्योंकि उसके पास दक्षिण कोर्ट का आदेश था, वह मयूर मार्शल हॉल में आसानी से आ जा सकता था। बेशक रुद्र सिर्फ अंदर बाहर जा सकता था।
मयूर मार्शल हॉल में मौजूद किसी भी चीज का इस्तेमाल वह नहीं कर सकता था जो सदस्यों के अभ्यास के लिए थी। यह दक्षिण कोर्ट और उत्तर कोर्ट के बीच के विवाद का नतीजा था। दक्षिण कोर्ट के दबने और फिर से बनने के बाद उसे सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ा। 1 महीने बाद उत्तर और दक्षिण कोर्ट के विवाद के बाद सिर्फ रुद्र जो बच जाता, वह मयूर मार्शल हॉल के 10% अभ्यास संसाधनों का इस्तेमाल शुरू कर सकता था। गुफा को लेकर रुद्र पर कोई पाबंदी नहीं थी। मयूर मार्शल हॉल न सिर्फ बहुत बड़ा था, बल्कि इसमें मौजूद मुक्त आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर की दुनिया से 30% ज्यादा घनी थी। रुद्र को और साफ पता था कि कुछ इलाकों में मुक्त आध्यात्मिक ऊर्जा और भी घनी थी, खासकर एक बंद और प्रतिबंधित हॉल में। वह जगह क्या है? रुद्र ने वरुण से एक हॉल की ओर इशारा करते हुए पूछा। ओह, वे आध्यात्मिक नस हॉल हैं। सिर्फ गोल्ड रैंक या उससे ऊपर के सदस्य ही अंदर जा सकते हैं, लेकिन गोल्ड रैंक वाले सदस्य भी साल में सिर्फ एक बार जा सकते हैं। कहा जाता है कि अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर की दुनिया से 3 गुना से ज्यादा है। वहां एक दिन अभ्यास करना लगभग बाहर 6 महीने की मेहनत के बराबर है। वरुण ने कहा, पूरे कालीकट में सिर्फ मयूर पैलेस में आध्यात्मिक नस हॉल है। कहा जाता है कि यह आध्यात्मिक नस हॉल पहली पीढ़ी के हॉल मास्टर ने एक आध्यात्मिक नस का इस्तेमाल करके बनाया था। आध्यात्मिक नसें? रुद्र ने उस हॉल को गहरी नजर से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मयूर मार्शल हॉल में एक आध्यात्मिक नस होगी। आगे बढ़ते हुए रुद्र ने एक गंदे कपड़े पहने हुए शराबी को जमीन पर पड़ा देखा, जिसके चेहरे पर गंदी दाढ़ी थी। उसका चेहरा साफ देखना मुश्किल था, उम्र का अंदाजा लगाना तो दूर की बात। यह कौन है? रुद्र ने उत्सुकता से पूछा। कालीकट को चौंकाने वाला एक प्रतिभाशाली जो अब बेकार हो गया है, वरुण ने अफसोस के साथ कहा। आपको नहीं पता कि यह इंसान पहले कितना प्रतिभाशाली था। कल्टीवेशन के मामले में उसने 12 साल की उम्र में अपनी हड्डियां पूरी होने के बाद अभ्यास शुरू किया। सिर्फ 1 साल में वह जन्मसिद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। इस तरह की प्रतिभा ने उस समय पूरे कालीकट को चौंका दिया था। कुछ मशहूर पुरानी पीढ़ी के लोगों ने भी कहा था कि अगर वह बड़ा हो सका तो भविष्य में कालीकट के शीर्ष पर पहुंच सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पास स्वर्गीय ग्रेड की अग्निशोधन मार्शल आत्मा है। स्वर्गीय मार्शल आत्मा? रुद्र को मार्शल आत्माओं के अलग अलग ग्रेड के बारे में पता था। पहले से 9वें ग्रेड को सामान्य ग्रेड कहते हैं और इस ग्रेड में सबसे ज्यादा मार्शल आत्माएं होती हैं और ये सबसे आम भी हैं। 7वें ग्रेड से ऊपर की मार्शल आत्माएं बहुत दुर्लभ होती हैं और 8वें और 9वें ग्रेड की भी होती हैं, लेकिन बहुत कम। 9वें ग्रेड के ऊपर पृथ्वी ग्रेड होता है और पृथ्वी ग्रेड के ऊपर स्वर्ग ग्रेड। स्वर्गीय स्तर तक पहुंचना पहले से ही कमाल की बात है। आपको पता होना चाहिए कि मार्शल आत्मा की गुणवत्ता मार्शल विशेषज्ञ की प्रतिभा से जुड़ी होती है। जितनी ज्यादा प्रतिभा, उतनी ही ऊंची गुणवत्ता की मार्शल आत्मा होने की संभावना होती है। एक मार्शल विशेषज्ञ जो स्वर्गीय मार्शल आत्मा को जन्म दे सके, उसमें बहुत बड़ी प्रतिभा होगी। बेशक रुद्र जानता था कि स्वर्गीय रैंक से ऊपर भी मार्शल आत्मा के स्तर होते हैं, लेकिन इस नश्वर क्षेत्र में स्वर्गीय रैंक को सबसे बेहतरीन माना जाता था। अग्निशोधन मार्शल आत्मा की बात करें तो यह एक बहुत दुर्लभ मार्शल आत्मा है जो आग के रूप में होती है। अगर किसी मार्शल कलाकार को इसका आशीर्वाद मिले तो न सिर्फ उसकी ताकत दोगुनी हो जाएगी, बल्कि इसमें जलाने की ताकत भी होगी। कितना अफसोस, ये परिवार का पूर्व प्रत्यक्ष वंशज अब बेकार हो गया है। वरुण ने आह भरी। वह कालीकट के ये परिवार का प्रत्यक्ष वंशज है। रुद्र थोड़ा हैरान हुआ। सिर्फ प्रत्यक्ष वंशज ही नहीं, बल्कि पिछले परिवार प्रमुख का वंशज भी था, क्योंकि वह अपंग हो गया। उसकी प्रत्यक्ष वंशज की स्थिति छीन ली गई, फिर उसे ये परिवार से निकाल दिया गया। चूंकि वह पहले मयूर हॉल का दाहिना हाथ था, मयूर हॉल ने उसे अपने यहाँ रख लिया। अगर आपको कुछ दिलचस्पी है तो आप कालीकट में पूछताछ करके उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। वैसे उसका नाम ये सत्यनारायण शर्मा है, वरुण ने कहा। क्या ये सत्यनारायण शर्मा है? रुद्र ने हैरानी से जमीन पर पड़े नशे में धुत आदमी को देखा। उसका इरादा था
कि ब्रोकेन ब्लेड गुफा से निकलने के बाद कियारा को उसके पिता को ढूंढने में मदद करे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह मयूर मार्शल हॉल में मिल जाएगा। क्या आप उसे जानते हैं? वरुण ने पूछा। सुना हुआ है, रुद्र ने हल्के से जवाब दिया और फिर वरुण से पूछा, क्या वह हमेशा मयूर हॉल महल में रहता है? वह 16 साल से मयूर वो महल में है। आप यहाँ आए तो उसे मिल सकते हैं, वरुण ने जवाब दिया। रुद्र ने हल्का सिर हिलाया और फिर वरुण और उसके समूह के साथ आगे बढ़ा। ये सत्यनारायण शर्मा के बारे में उसने सोचा कि ब्रोकन ब्लेड गुफा से निकलने के बाद वह कियारा को यहाँ लाएगा। कुछ लोग एक चट्टान के पास जमा हो गए थे। रुद्र ने उनके नेता को पहचाना, दुष्यंत, जो नॉर्थ रिवर का सीधा शिष्य था। यह व्यक्ति पूर्व के 5 बड़े संप्रदायों की युवा पीढ़ी में बहुत मशहूर था और उसे 5 बड़े संप्रदायों का नंबर 1 माना जाता था। दुष्यंत के अलावा रुद्र ने शिव संप्रदाय, सांची संप्रदाय और वाइल्ड वेव वैली के शीर्ष शिष्यों को भी देखा। पहले ये लोग वही थे जिन्हें रुद्र सम्मान से देखता था, क्योंकि वे पूर्व के 5 बड़े संप्रदायों में सबसे ऊपर थे। रुद्र को देखकर सांची संप्रदाय के लोग थोड़े असहज दिखे। कुछ ने चुपचाप सिर झुका लिया और उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। रुद्र, दुष्यंत ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े। सीनियर रुद्र, बाकी लोगों ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन किया। खासकर शिव संप्रदाय जैसे शीर्ष शिष्यों ने रुद्र को सम्मान दिया, क्योंकि उसकी पहले की क्षमता शीर्ष शिष्यों से आगे थी और वह उनके सम्मान के लायक था। हट जाओ, रास्ता मत रोको, पीछे से गुस्से भरी चीख सुनाई दी। मयूर हॉल की वर्दी पहने कुछ युवा लड़के लड़कियां उनकी तरफ आ रहे थे। उनका नेता एक लड़की थी जिसने सुनहरी कवच पहना था। वह सुंदर थी, उसका शरीर सुडौल था, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखता था। दुष्यंत और बाकियों ने देखा कि सुनहरी कवच वाली लड़की की स्कर्ट पर सिल्वर ऑर्डर का निशान था। उसके पीछे 2 और लोगों के पास भी वही सिल्वर ऑर्डर का निशान था। सिल्वर ऑर्डर के सदस्य, 5 संप्रदायों के शिष्य अपने आप दोनों तरफ हट गए। संप्रदाय के कचरे, क्या तुम स्वॉर्ड किंग की गुफा में मौका ढूंढने आए हो? मैं सलाह देती हूँ कि दूर रहो और मुझे वहां मत दिखना। बाईं तरफ का गंजा आदमी ठंडे स्वर में बोला। तुम इतने घमंडी क्यों हो? कुछ सालों में हम बड़े होंगे तो तुमसे कम नहीं होंगे, नॉर्थ रिवर संप्रदाय का एक लंबा पतला शिष्य बड़बड़ाया। अचानक गंजा आदमी रुक गया और दुष्यंत और बाकियों को ठंडी नजर से देखा। अभी कौन बोला? तुरंत सामने आओ, उसने सख्त आवाज में कहा। मैंने कहा। नॉर्थ रिवर संप्रदाय का लंबा पतला शिष्य दांत पीसकर सामने आया। तुझे जीने का मौका देता हूं, अपनी एक बाजू तोड़, गंजे ने ठंडे स्वर में कहा। मेरा जूनियर समझदार नहीं है, कृपया उसके साथ बहस न करें, दुष्यंत सामने आकर बोला। इन हारे हुए लोगों पर वक्त मत बर्बाद करो, सुनहरी कवच वाली लड़की ने पीछे मुड़कर गंजे से कहा। गंजे ने सिर हिलाया और फिर दुष्यंत और बाकियों को उदास नजर से देखा। नॉर्थ रिवर, ठीक है, याद रखो, मुझे वहां मत दिखना। धूम! गंजे ने जमीन पर पैर मारा। एक जोरदार आवाज हुई। मोटी जमीन टुकड़ों में टूट गई और दरारें मकड़ी के जाले की तरह 10 फीट तक फैल गईं। दुष्यंत और बाकियों का चेहरा सख्त हो गया। ये ग्रेनाइट की सतह थी, वे इसे तोड़ सकते थे, लेकिन पूरी ताकत लगानी पड़ती। सामने वाले ने बस हल्के से पैर मारा और ऐसा कर दिखाया। दुष्यंत का चेहरा तनाव से भर गया और लंबा पतला शिष्य डर से पीला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि गंजे की ताकत इतनी डरावनी होगी। उस समूह के जाने के बाद 5 संप्रदायों के शिष्यों ने राहत की सांस ली। कुछ तो ठंडे पसीने से भीग गए थे। उन्हें नहीं लगा था कि सिल्वर ऑर्डर के लोग इतने मजबूत होंगे। निराश मत हो, वे कालीकट के मूल निवासी हैं। वे युवा पीढ़ी के सबसे अच्छे मार्शल कल्टीवेटर हैं, जिन्हें बचपन से चुना गया है। अगर हम मेहनत करेंगे तो उन्हें जल्दी या बाद में पकड़ लेंगे, वरुण बोला। ये सुनकर 5 संप्रदायों के शिष्यों के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। कुछ ने मन में कसम खाई कि अभी वे उनसे कम हैं, लेकिन मेहनत से आगे निकल जाएंगे। दुष्यंत, वरुण और बाकियों ने इन शिष्यों के चेहरे देखे। उनकी आंखों में मजबूरी थी। शायद ये शीर्ष शिष्य भविष्य में उन तक पहुंच जाए, लेकिन बाकी शिष्यों के लिए यह मौका शायद कभी ना आए। क्या पूर्व के 5 बड़े संप्रदाय हर 2 साल में मयूर मार्शल महल में शिष्य नहीं भेजते? क्या आपके सीनियर भाई बहन नहीं हैं?
रुद्र ने दुष्यंत से पूछा। दुष्यंत, वरुण और बाकी आपस में देखने लगे और हल्का सा कड़वा हंसे। सीनियर रुद्र, हमारे 5 बड़े संप्रदायों के सीनियर भाई बहनों में से जो मयूर मार्शल महल में रहते हैं, वे ज्यादातर सबसे नीचे के हैं। सच कहूं तो वे हमसे ज्यादा मजबूत नहीं हैं, और जो शीर्ष सीनियर थे उन्हें बहुत पहले बाहर निकाल दिया गया। कई तो अपने संप्रदाय लौट गए। वरुण ने आह भरी। हालांकि पूर्व के हमारे 5 बड़े संप्रदाय कालीकट के अधीन हैं, लेकिन सच में कालीकट हमें मानता नहीं। हमारे संप्रदाय उनके लिए कुछ भी नहीं है, दुष्यंत ने कहा। कालीकट की ताकतों के लिए हमारा संप्रदाय बस दूर के छोटे समूह हैं। वे हमें गंभीरता से नहीं लेते। हर 2 साल में हमारे संप्रदाय के शिष्य मयूर मार्शल महल जाते हैं। अच्छे शब्दों में कहें तो उनके लिए हम बाहरी लोग हैं, इसलिए वे हमें बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, वरुण बोला। हमें मयूर मार्शल महल में रहने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। हमें बस 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी करनी है। रह सके तो रहें, न रह सके तो संप्रदाय लौट जाए, दुष्यंत ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में अनकही कड़वाहट थी। 5 बड़े संप्रदायों में दुष्यंत युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा नाम था। उसकी शोहरत पहले के रिया से कहीं ज्यादा थी, लेकिन मयूर मार्शल महल में वह एक मामूली शख्स बन गया। ऐसा नहीं कि दुष्यंत आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन वह बढ़ नहीं सकता। मयूर मार्शल महल में बहुत सारे शीर्ष मार्शल कल्टीवेटर थे। कोई भी सिल्वर ऑर्डर का कल्टीवेटर उससे कम नहीं था। ये तो सिल्वर ऑर्डर की बात थी। गोल्डन ऑर्डर और पर्पल गोल्ड ऑर्डर के लोगों की तो बात ही छोड़ दें, जिन्हें कोई देख भी नहीं पाता था। सीनियर रुद्र, हम आपसे बहुत जलते हैं। आप गोल्डन ऑर्डर के लोगों से मुकाबला करने की हिम्मत करते हैं। हार भी जाई तो कमजोरी नहीं दिखाते। काश मैं भी आपकी तरह होता, लेकिन मेरे ऊपर संप्रदाय की जिम्मेदारी है, दुष्यंत बोला। यह बात उसके दिल से निकली थी। वह सच में रुद्र से जलता था कि वह जो चाहे कर सकता है, अपनी मर्जी से जीता है, न कि उनकी तरह हारा हुआ जीवन जिए और हर कदम पर नतीजों के बारे में सोचे। रुद्र ने जवाब नहीं दिया, लेकिन दुष्यंत की बात सच थी। रुद्र के ज्यादा बंधन नहीं थे, न ही वह संप्रदाय से बंधा था। रुद्र मन ही मन खुश हुआ कि सांची संप्रदाय ने उसे पहले नहीं रोका, वरना वह भी दुष्यंत की तरह होता और संप्रदाय के हितों के बारे में सोचता। ये बात छोड़ो, चलो जल्दी अंदर चलें, वरुण बोला। हाँ, दुष्यंत ने सिर हिलाया। ब्रोकन ब्लेड गुफा एक घुमावदार घाटी में थी। रुद्र और बाकी आगे बढ़ते हुए कभी कभी कुछ राक्षसी जानवरों से मिलते थे। ये राक्षसी जानवर आम मार्शल कल्टीवेटर के लिए खतरनाक थे, लेकिन रुद्र और उसके साथियों के लिए इन्हें आसानी से हराया जा सकता था। ब्रोकन ब्लेड गुफा का दरवाजा आगे है, मैं पहले इसे खोलता हूँ, वरुण ने कहा और एक चाकू के आकार का टोकन निकालकर उसे एक खांचे में डाला। खड़खड़ाहट। पहाड़ की बड़ी चट्टानें धीरे धीरे खुली। छी! एक जोरदार तलवार की आवाज सुनाई दी। दुष्यंत और बाकियों के शरीर कांप उठे। उनके चेहरे पीले पड़ गए और शरीर में खून उबाल मारने लगा। क्या यह स्वॉर्ड किंग की प्रैक्टिस के दौरान छूटी तलवार की आवाज है? सैकड़ों साल बीत गए, फिर भी इतनी ताकतवर है, दुष्यंत ने गहरी सांस लेकर कहा। रुद्र की तलवार की नसें और हड्डियां कांप रही थीं। सिर्फ अभी की तलवार की आवाज में तलवारबाजी की गहरी कला थी। अगर इसे ध्यान से समझा जाए तो बहुत फायदा हो सकता था, लेकिन अफसोस, सिर्फ एक आवाज थी। इस वक्त पत्थर का दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अंदर से डरावनी तलवार की ऊर्जा निकल रही थी। दुष्यंत ने आगे बढ़कर छुआ और उसकी उंगली पर तलवार की ऊर्जा से खरोंच आ गई। सबके चेहरे गंभीर हो गए। कितनी डरावनी तलवार की ऊर्जा! यह स्वॉर्ड किंग की ओर से छोड़ा गया टेस्ट है। इसे पास करना होगा, तभी गुफा में जा सकते हैं, वरुण बोला। मैं पहले जाता हूँ, आप पीछे आना, रुद्र ने कहा। यह वरुण के साथ पहले की सहमति थी। वरुण गुफा खोलेगा और रुद्र उनकी रक्षा करेगा। शुक्रिया सीनियर रुद्र, 5 संप्रदायों के शिष्यों ने कहा। रुद्र ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी तलवार की ऊर्जा छोड़ी और गुफा में कदम रखा। तभी चारों तरफ से जोरदार तलवार की ऊर्जा आई। रुद्र ने अपने शरीर को बचाने के लिए तलवार की गैंग छोड़ी। तलवार की ऊर्जा और गैंग टकराई, जिससे हवा में धमाके हुए। हालांकि यह ऊर्जा रुद्र की गैंग जितनी मजबूत नहीं थी, लेकिन यह स्वॉर्ड किंग की थी। इसकी ताकत उसकी गैंग से कम नहीं थी।
रुद्र को आश्चर्य नहीं हुआ। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती गई, वह स्वॉर्ड किंग की तलवार की ऊर्जा को ध्यान से महसूस करता रहा। हालांकि यह बची हुई ऊर्जा थी, लेकिन इसमें बहुत सारी खासियतें थीं। यह उसकी अपनी साधारण तलवार की ऊर्जा से कई गुना बेहतर थी। इसे महसूस करते हुए रुद्र की तलवार की समझ गहरी होती गई। उसकी ताकत ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन तलवार के रास्ते की समझ पहले से बेहतर हो गई। तलवार की कल्टीवेशन में लगातार मेहनत चाहिए। अगर वह मेहनत करता रहा तो एक दिन उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। रुद्र की गैंग की वजह से 80% तलवार की ऊर्जा उसकी तरफ आई। वरुण और बाकी खुश हो गए। उन्हें लगा था कि रुद्र 30 से 40% ही रोक पाएगा, लेकिन उसने 80% रोक लिया। बची 20% उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं थी। इस बार सीनियर रुद्र को चुनना सही था। अब हम आसानी से टेस्ट पास कर लेंगे, एक शिष्य ने खुशी से कहा। सच में? बाकियों ने सिर हिलाया। रुद्र के बिना वरुण और बाकियों की आधी ताकत खत्म हो जाती। तलवार की ऊर्जा का इलाका बहुत बड़ा था। रुद्र आगे था, इसलिए वरुण और बाकियों की रफ्तार तेज थी। वे जल्दी ही आधे इलाके को पार कर गए। दुष्यंत और बाकी उम्मीद से भरे थे। अगर ऐसा चलता रहा तो वे जल्दी गुफा में पहुंच जाएंगे और कुछ हासिल कर पाएंगे। अचानक दुष्यंत और बाकियों की मुस्कान गायब हो गई। उनके चेहरे गंभीर हो गए, क्योंकि सामने सुनहरी कवच वाली लड़की और उसके लोग थे। 3 सुनहरी कवच वालों को छोड़कर बाकी अपनी पूरी ताकत से तलवार की ऊर्जा को रोक रहे थे। उनकी रफ्तार सामान्य थी। सुनहरी कवच वाली लड़की और उसके लोगों ने भी दुष्यंत और बाकियों को देखा और अपनी रफ्तार धीमी कर दी। तलवारबाज? सुनहरी कवच वाली लड़की ने रुद्र को हैरानी से देखा। यह पहली बार था जब वह बोली। उसकी आवाज थोड़ी भारी थी। रुद्र को देखने के बाद उसने उसकी तरफ इशारा किया और आदेश भरे लहजे में कहा, ठीक समय पर यहां आओ और हमारा रास्ता खोलो। रुद्र आगे बढ़ता रहा और उस लड़की की बात को नजरअंदाज कर दिया। नमिता ने तुम्हें बुलाया, क्या तुम बहरे हो? गंजा आदमी चिल्लाया। उसकी आवाज घंटी की तरह थी। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उनमें ठंडक थी। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? रुद्र ने गंजे को देखा। नहीं जानते, लेकिन यह जरूरी नहीं। तुम्हें मुझे जानने की जरूरत नहीं, न मुझे तुम्हें। बस मेरा आदेश मानो। अभी यहाँ आओ और हमारे लिए रास्ता खोलो, नमिता ने घमंड से कहा। हद मत करो, दुष्यंत ने गुस्से से कहा। वरुण और बाकी भी नमिता और उसके लोगों को गुस्से से देखने लगे। पहले अपमान सह लिया, लेकिन ये लोग अब और आगे बढ़ रहे थे। हद? तुम संप्रदाय के कचरे के लिए हमने जो किया वह हद नहीं है। नमिता ने तुम्हें मौका दिया था। अगर तुम इसे नहीं लेना चाहते तो पछतावा मत करना। याद रखो, मुझे अंदर मत मिलना, गंजे ने ठंडे स्वर में कहा और अपनी गर्दन पर हाथ से काटने का इशारा किया। 5 संप्रदायों के शिष्य गुस्से से भर गए और आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन दुष्यंत ने उन्हें रोक लिया। यहाँ झगड़ा करना ठीक नहीं था। यहाँ की तलवार की ऊर्जा अभी शांत थी। अगर यहाँ लड़े तो ऊर्जा बेकाबू हो सकती थी और कोई नहीं बच पाता। रास्ते में रुद्र की बहुत सारी सच्ची ऊर्जा खत्म हो गई थी। यह उसकी 30% ऊर्जा की कमी की वजह से था, इसलिए उसने नमिता और बाकियों पर ध्यान नहीं दिया। चुपचाप एक मध्यम दर्जे का आध्यात्मिक पत्थर निकाला और उसकी ऊर्जा को सोखकर खुद को ठीक करने लगा। अचानक उसके शरीर में तलवार की आत्मा ने चेतावनी दी। छी! 3 डरावनी तलवार की ऊर्जाएं उसके सामने आईं। ये ऊर्जाएं दर्जनों फीट लंबी और मोटी थीं। इनमें सब कुछ खत्म करने वाला तलवार का इरादा था। सावधान! रुद्र ने दुष्यंत और बाकियों को चेतावनी दी। दुष्यंत और बाकियों ने सिर उठाया। 3 डरावनी ऊर्जाएं देखकर उनके चेहरे बदल गए। बिखरो, जल्दी भागो! दुष्यंत और बाकी चारों तरफ फैल गए। रुद्र उनके बारे में ज्यादा नहीं सोच सका। उसने अपनी तलवार का इरादा छोड़ा और ऊर्जा के खिलाफ तेजी से भागा। रास्ते में उसकी तलवार की ऊर्जा टूटने लगी थी, जो दिखाता था कि यह मोटी ऊर्जा कितनी खतरनाक थी। सही वक्त पर उसकी तलवार की आत्मा जागी। एक रहस्यमयी ताकत निकली और उसका इरादा स्थिर हो गया। रुद्र भागता रहा और आखिरकार तीनों ऊर्जाओं से बच गया। दुष्यंत और बाकी उसकी नजर से गायब हो गए थे। पता नहीं वे कहां चले गए। सैकड़ों साल पुरानी तलवार की ऊर्जा में अभी भी इतनी ताकत। उस स्वॉर्ड किंग की तलवार की कला मेरी सोच से कहीं गहरी थी।
रुद्र ने बुदबुदाया। 3 डरावनी ऊर्जाओं की वजह से रुद्र को पता नहीं चला कि वह कहां पहुंच गया। अब वह तलवार की ऊर्जा के इलाके से बाहर था। तभी उसने पहाड़ की दीवार पर एक बड़ी मूर्ति देखी। यह एक महिला की मूर्ति थी जिसका शरीर सुंदर और आकर्षक था। चेहरा छोड़कर रुद्र ने मूर्ति पर डरावना तलवार का इरादा महसूस किया। यह मूर्ति तलवार के इरादे से बनाई गई थी जो स्वॉर्ड किंग ने छोड़ा था। रुद्र को लगा कि स्वॉर्ड किंग ने यह महिला क्यों बनाई होगी। उसने मूर्ति से पास जाकर देखा और स्तब्ध रह गया। मूर्ति का चेहरा एकदम कियारा जैसा था। सिर्फ चेहरा ही नहीं, शरीर भी मिलता जुलता था। फर्क सिर्फ उम्र और स्वभाव का था। अगर मूर्ति की उम्र और स्वभाव अलग न होता और यह स्वॉर्ड किंग ने तलवार से न बनाया होता तो रुद्र इसे कियारा समझ लेता। मूर्ति का स्वभाव परिपक्व था, लगभग 30 साल की उम्र जैसा, जबकि कियारा सिर्फ 16 साल की थी। चेहरा मिलता था लेकिन उसमें इतना परिपक्व स्वभाव नहीं था। सबसे जरूरी, यह मूर्ति कम से कम 100 साल पुरानी थी। दुनिया में इतने मिलते जुलते लोग भी हो सकते हैं। रुद्र ने आह भरी, लेकिन उसे अजीब नहीं लगा। दुनिया में इतने लोग हैं, 1-2 मिलते जुलते होना आम बात है। मूर्ति को देखते हुए रुद्र ने दीवार पर कुछ गहरे हल्के निशान देखे। वे छिपे हुए थे और धूल से ढके थे। ध्यान से न देखें तो दिखते नहीं। रुद्र ने हाथ हिलाया, धूल हटी और कुछ शब्द दिखे। मैंने अपनी प्यारी के शरीर में स्वर्गीय तलवार सील कर दी ताकि उसकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें। इसका मतलब क्या है? रुद्र की भौहें सिकुड़ गईं। शब्दों का मतलब समझना आसान था, लेकिन इसमें छिपी बात मुश्किल थी। यह स्वर्गीय तलवार क्या है? क्या यह स्वॉर्ड किंग का हथियार था? प्यारी के शरीर में सील की, तो क्या यह मूर्ति स्वॉर्ड किंग की प्यारी थी? क्या स्वर्गीय तलवार इसके अंदर है? मूर्ति को देखने के बाद रुद्र ने अपने विचार छोड़ दिए। वह स्वर्गीय तलवार लेना चाहता था, लेकिन मूर्ति तोड़ना डाकुओं जैसा था और यह कियारा से मिलती थी, इसलिए वह इसे नहीं तोड़ सकता था। मूर्ति पर धूल देखकर रुद्र ने हाथ हिलाया। तलवार की ऊर्जा से धूल उड़ी और मूर्ति नई सी लगने लगी। सीनियर, अगर मैंने कोई गलती की हो तो माफ करें। रुद्र ने मूर्ति को हाथ जोड़े। अचानक मूर्ति की भौहें चमक उठीं। खड़खड़ाहट। मूर्ति के पास की दीवार हिली और फट गई। अंदर एक गुप्त कमरा था जिसमें 2 चाकू जमीन पर गड़े थे। एक चाकू बहुत सफेद था, पतला और हल्का, जैसे कीड़े का पंख। दूसरा काला भारी चाकू था, घोड़े काटने वाली तलवार जैसा, लेकिन उससे मोटा और भारी। उसकी धार ठंडी चमक रही थी, जो बहुत तेज थी। दोनों चाकू तलवार की कल्टीवेशन के 2 रास्ते दिखाते थे, हल्की तलवार और भारी तलवार। क्या शानदार चाकू! रुद्र ने इन्हें आजमाया नहीं, लेकिन देखते ही समझ गया कि ये खास है। 1000 बार ठोके गए लोहे के चाकू या काले लोहे के चाकू भी इनसे बेहतर नहीं होंगे। तभी उसने 2 चाकुओं के पास एक पत्थर का स्लैब देखा। उस पर बड़े अक्षर थे जिनमें तलवार का इरादा बह रहा था। अगर यह 100 साल पहले होता तो यह इरादा उसकी आंखें जला देता। अब इसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। इस गुप्त कमरे को खोलने का मतलब है कि तुम्हारा मन साफ है, तुम बुरे नहीं हो। यह मूर्ति मैंने अपनी प्यारी के लिए बनाई थी। इसमें दुनिया के दर्जनों अजीब जहर हैं। अगर इसे जबरदस्ती तोड़ा तो जहर फैल जाएगा। यह जान नहीं लेगा, लेकिन बाजू तोड़ सकता है या ऊर्जा का समुद्र नष्ट कर सकता है। यह पढ़कर रुद्र खुश हुआ कि उसने मूर्ति पर हमला नहीं किया, वरना जहर से बर्बाद हो जाता। ये 2 चाकू मेरे शुरुआती दिनों के हथियार थे, बाद में ये टूट गए। स्वर्गीय तलवार मिलने के बाद मैंने इन्हें कई चीजों से फिर बनाया। ये आध्यात्मिक हथियार नहीं बन सके, लेकिन इनकी मजबूती आम हथियारों से कहीं ज्यादा है। काला लोहा भी इनसे कम है। अब ये तुम्हारे हैं। उम्मीद है कि तुम इनका अच्छा इस्तेमाल करोगे। यह पढ़कर रुद्र का चेहरा अजीब हो गया। उसने चाकुओं को गहरी नजर से देखा और हवा में सच्ची ऊर्जा छोड़कर उन्हें उठा लिया। छी! दोनों चाकू निकलते ही उनकी आवाज सुनाई दी। सफेद चाकू की आवाज बहुत हल्की थी, जैसे सुनाई न दे। काले चाकू की आवाज जोरदार और मोटी थी, जैसे पहाड़ की चोटी। चाकुओं को छूते ही रुद्र को लगा कि वे उसके साथ एक हो गए। तलवार की ऊर्जा डालने पर उनकी धार पर हल्की चमक आई। सच में अच्छे चाकू थे। रुद्र इनसे बहुत खुश था। ये आध्यात्मिक हथियार नहीं थे, लेकिन इनकी मजबूती सबसे बेहतर थी।
ये उसके तलवार के इरादे को झेल सकते थे। खास बात यह थी कि ये चाकू अनोखे थे। सफेद चाकू बहुत पतला और हल्का था। इसे मोड़ा जा सकता था और कंधे की पट्टी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। पट्टी बनने के बाद ध्यान से न देखें तो पता ही न चले कि यह चाकू है। काले भारी चाकू को उसने अपनी घोड़े काटने वाली तलवार की जगह ले लिया। रुद्र गुप्त कमरे से बाहर आया और पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। तभी दूर से 4 लोग दिखे। उनका नेता वरुण था। सीनियर रुद्र, वरुण हैरान दिखा। सिर्फ तुम कुछ लोग ही क्यों हो? रुद्र ने पूछा। सब बिछड़ गए, अब हम सीनियर दुष्यंत को ढूंढ रहे हैं, वरुण बोला। तभी बाईं तरफ से एक खून से सना शिष्य भागता हुआ आया। सीनियर वरुण, हमें घेर कर मारा जा रहा है। वह शिष्य रोया। उसका शरीर कांप रहा था, पता नहीं डर से या किसी और वजह से। घेर कर मार रहे हैं? कौन? वरुण का चेहरा बदल गया। नमिता और उसके लोग जिनसे हम पहले मिले थे। वे हमें घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि 5 संप्रदायों के सारे शिष्यों को बाहर निकाल देंगे। शिष्य ने जल्दी कहा। सबको मार डालेंगे। वरुण का चेहरा काला पड़ गया। बाकी 3 शिष्यों के चेहरे पीले हो गए। बाकी लोग कहाँ हैं? वरुण ने जल्दी पूछा। उधर हैं, मैं किसी तरह भाग आया। पता नहीं कोई जिंदा है या नहीं, शिष्य ने डरते हुए कहा। चलो देखते हैं, वरुण ने कहा और आगे बढ़ गया। रुद्र भी पीछे चल पड़ा। रास्ते में 7 लाशें बिखरी थीं। एक महिला शिष्य के कपड़े गायब थे। उसके शरीर पर गहरे निशान थे। साफ था कि उसे तड़पा कर मारा गया। और चौंकाने वाली बात, एक लंबा पतला शिष्य था। रुद्र ने उसे पहचाना। यह वही नॉर्थ रिवर संप्रदाय का शिष्य था जिसने पहले कुछ कहा था। उसकी मौत भयानक थी। उसके शरीर की कोई चमड़ी ठीक नहीं थी। उसे तेज हथियार से छीलकर मारा गया था। उसके नाखून टूटे थे। जमीन पर संघर्ष के निशान थे जो दिखाते थे कि वह मरने से पहले कितना तड़पा। कड़कड़। वरुण का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि हड्डियों की आवाज आई। संप्रदायों में लड़ाइयां होती थीं, लेकिन लड़ाई में बस दुश्मन को मारते थे। किसी ने कभी ऐसा नहीं किया। यह तरीका सिर्फ पागलपन नहीं, बल्कि बीमार मानसिकता थी। अरे, तुम मिल गए। एक अजीब हंसी के साथ गंजा आदमी अपने लोगों के साथ आया। सुनहरी कवच वाली लड़की नमिता उदासीनता से पीछे चल रही थी, जैसे टहल रही हो। इन संप्रदाय के कचरे को सीधे मार दो। इस तलवारबाज को छोड़ दो। मैंने हाल ही में सजा महल से खास जहर का पाउडर खरीदा है। कहते हैं थोड़ा सा भी बहुत दर्द देता है। मैं इसे इस पर आजमाना चाहती हूँ। नमिता ने रुद्र और बाकियों की तरफ इशारा किया। उन्हें मार दो। कांस्य ऑर्डर के कुछ सदस्यों ने उसकी तरफ ताने मारे और उसे घेर लिया। तुम सब चले जाओ, ये श्रेय मेरा है, मुझे अकेले इसका मजा लेने दो। कांस्य ऑर्डर का एक तेज ठुड्डी वाला सदस्य होठों पर क्रूर मुस्कान के साथ बोला। उसकी गति बहुत तेज थी, जैसे हवा का झोंका। उसके खंजर ने नॉर्थ रिवर के एक शिष्य को चाकू मारा। छोटे भाई, सावधान रहो। वरुण का चेहरा अचानक बदल गया और उसने तेजी से चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वरुण का दिल सिकुड़ गया, क्योंकि ये शिष्य 3 साल से उसके साथ था, जैसे भाई बहन। अचानक एक काली रोशनी गिरी। बेहद मोटी काली तलवार कांस्य ऑर्डर के सदस्य के सीने पर खड़ी हो गई। तलवार की शक्ति से उसकी छाती की हड्डी टूट गई। रुद्र ने कांस्य ऑर्डर के सदस्य को उड़ा दिया और वह दूर जमीन पर गिरा। वह चुप हो गया। ये अचानक बदलाव सबको चौंका गया। तब नॉर्थ रिवर के शिष्य को होश आया और उसे ठंडा पसीना छूट गया। भारी काली चाकू जमीन पर गिरी। रुद्र ने नमिता और बाकियों को ठंडे चेहरे से देखा। तलवार का इरादा, क्या ये आधा तलवार मास्टर है? गंजे आदमी ने हैरानी से कहा। शानदार, शानदार। तुमने मेरे लोगों को मेरे सामने मार दिया। चाहे तुम आधे तलवार मास्टर हो या असली तलवार मास्टर, तुम मरोगे। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। मैं तुम्हें यातना नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ, 1000 टुकड़ों में कट जाओ। नमिता ने रुद्र को ठंडे नजरों से देखा। मुझसे तुम्हारी गहरी दुश्मनी है? रुद्र ने नमिता से पूछा। नहीं। नमिता हंसी और बोली, मुझे बस तुम अच्छे नहीं लगते। जो मुझे परेशान करता है उसे मैं परेशान करती हूँ। मुझे पता है तुम्हें गुस्सा है, लेकिन क्या कर लोगे? मैं चाहती हूँ तुम मर जाओ, तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। अगर कोई चाहे कि मैं मर जाऊं, तो क्या मुझे मरना पड़ेगा? मैं देखता हूं कि कौन मरेगा, तुम या मैं, रुद्र ने कहा और अपनी भारी तलवार से वार किया। स्टार शाइन।
तलवार का इरादा इतना तेज था कि कांस्य ऑर्डर का एक सदस्य अपनी सच्ची ऊर्जा से भी इसे रोक न सका। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तलवार के इरादे से छेद दी गई। एक और आदमी गिर गया। वरुण और बाकी लोग हैरान रह गए। तलवार योद्धा वाकई डरावना होता है। तलवार का इरादा अटूट होता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। रक्षा होने पर भी ये उसे आसानी से भेद देता है। मारो! रुद्र ने फिर से हमला किया। काली भारी तलवार ने हवा में लहरें पैदा की। तलवार की शक्ति ने कांस्य ऑर्डर के एक और सदस्य की रक्षा तोड़ दी और उसे जमीन पर गिरा दिया। 3 कांस्य ऑर्डर के सदस्यों के मरने के बाद नमिता का चेहरा खराब होने लगा। मौत की तलाश। गंजा आदमी आगे आया। उसके दस्ताने वाला मुक्का इतना जोरदार था कि पहाड़ टूटने जैसी आवाज हुई। 9 सितारे गिरे। काली भारी चाकू ने उस मुक्के पर वार किया। धमाका। दोनों ताकतें टकराईं और तलवार का इरादा गंजे आदमी से होकर गुजरा। गंजा आदमी हैरान था, क्योंकि तलवार का इरादा उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को भेदने वाला था। तलवार योद्धा वाकई डरावने हैं। अधूरी ऊर्जा वाला तलवार योद्धा मेरा वार रोक सकता है। गंजे आदमी की आंखों में कत्ल की भावना थी। गंजा आदमी संलयन क्षेत्र का शीर्ष योद्धा था, रुद्र से एक स्तर ऊपर। उसने अपनी मध्य स्तर की शक्तिशाली मार्शल आर्ट, पहाड़ तोड़ने वाली मुक्केबाजी का इस्तेमाल किया था। ये मुक्केबाजी शारीरिक मार्शल आर्ट थी, लेकिन इसकी शक्ति बहुत तेज थी। एक मुक्के से पहाड़ टूट सकते थे। संलयन क्षेत्र के शीर्ष योद्धा भी इसे सीधे नहीं रोक सकते थे, लेकिन रुद्र ने अपनी काली चाकू से इसे रोक लिया। फिर से गंजा आदमी ने हमला किया। पहाड़ तोड़ो! इस बार हमला और तेज था, जैसे बाढ़। रुद्र ने कोने से देखा कि बाकी लोग भाग गए। 3 कांस्य ऑर्डर के सदस्य उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन उनके पास जीवित बचने का अच्छा मौका था। रुद्र की सच्ची ऊर्जा खत्म होने वाली थी। उसने प्रकाश की मार्शल आत्मा को छोड़ा। धमाका। पहाड़ तोड़ने की शक्ति ने उसे घेर लिया, लेकिन रुद्र 3 फीट दूर हट गया। गंजा आदमी हैरान था और बहुत गुस्से में था। ये वार रुद्र को मार सकता था, लेकिन वो बच गया। रुद्र तेजी से पीछे हट रहा था। पीछा करो, उसे भागने मत दो! गंजा आदमी चिल्लाया और आगे बढ़ा। जिसे मैं मारना चाहता हूं वो जिंदा नहीं बच सकता। रोहन, अब तुम्हारी बारी है। नमिता ने बिना पीछे देखे कहा। हाँ। चांदी का आधा मास्क पहने सिल्वर ऑर्डर के सदस्य ने हल्के से सिर हिलाया। वो एक काली छाया बनकर उड़ गया। उसकी गति बहुत तेज थी। रुद्र मध्य स्तर के आध्यात्मिक पत्थर को पकड़कर भाग रहा था। उसने बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा ली, लेकिन वो जल्दी खत्म हो रही थी। पहले की लड़ाई में उसकी ज्यादातर ऊर्जा खत्म हो गई थी। अब केवल 30% बची थी। अभी के हमले के बाद उसकी ऊर्जा लगभग खत्म हो गई थी। बिना आध्यात्मिक ऊर्जा के योद्धा तलवार के बिना योद्धा जैसा होता है। गंजा आदमी और कांस्य ऑर्डर के सदस्य पीछे लगे थे। दूरी कम हो रही थी। अचानक रुद्र की तलवार आत्मा ने खतरे की चेतावनी दी। खतरा! कोने से रुद्र ने एक नीली चाकू को अपनी तरफ आते देखा। चाकू की गति बहुत तेज थी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सुनाई नहीं दे रही थी। जिंदगी और मौत के पल में रुद्र ने प्रकाश की मार्शल आत्मा को फिर से इस्तेमाल किया। सही वक्त पर रुद्र 3 फीट हट गया। प्रकाश की शक्ति खत्म हो गई। हालांकि ये केवल 3 फीट था, लेकिन रुद्र उस घातक वार से बच गया। नीली चाकू उसके गले से गुजरी, चमड़ी कट गई और खून बहने लगा। चांदी का आधा मास्क पहने सिल्वर ऑर्डर के सदस्य का चेहरा ठंडा था, लेकिन उसकी दाहिनी आंख में हैरानी थी, क्योंकि रुद्र उसके घातक हमले से बच गया था। उसके हमले कभी असफल नहीं हुए थे। ये पहली बार था। तब गंजा आदमी अपने लोगों के साथ आ गया। रुद्र पीछे हटा और अचानक तेज तलवार ऊर्जा से घिर गया। ये ऊर्जा पहले से भी तेज थी, जैसे सारी ऊर्जा उसके शरीर में जा रही हो। तेज तलवार ऊर्जा को देखकर गंजा आदमी और बाकी रुक गए। तलवार ऊर्जा उग्र हो गई है, वो जरूर मरेगा। तलवार ऊर्जा में मरना उसके लिए आसान है, गंजा आदमी ने नाराजगी से कहा। उसे खुशी नहीं थी कि वो रुद्र को अपने हाथों से नहीं मार सका, लेकिन तलवार ऊर्जा के उग्र होने से कुछ नहीं कर सकता था। टूटी चाकू गुफा में तलवार ऊर्जा कभी कभी उग्र हो जाती है। इसका समय निश्चित नहीं होता, कभी एक पल में, कभी सालों में। जब तलवार ऊर्जा उग्र होती है तो बड़े योद्धा भी पास नहीं जाते। पहले कुछ बड़े योद्धा यहाँ आए थे, उग्र तलवार ऊर्जा में घुस गए थे। वे सब बुरी तरह मर गए थे।
बड़े योद्धाओं का ऐसा हाल था, तो एक छोटा और कमजोर तलवार योद्धा का क्या होगा। चलो जल्दी, यहां मत रुको, उग्र तलवार ऊर्जा बाहर आ सकती है, अगर हम फंस गए। कान से ऑर्डर का एक सदस्य बोला। वापस चलो। गंजा आदमी ने नजर हटाई और अपने लोगों के साथ तेजी से वापस गया। वो यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता था। अगर उग्र तलवार ऊर्जा में फंस गए तो पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। उग्र तलवार ऊर्जा के क्षेत्र में, सारी तलवार ऊर्जा उबल रही थी, डरावनी शक्ति छोड़ रही थी, तेज धार सब कुछ कुचल देना चाहती थी। इन उग्र तलवार ऊर्जाओं के बीच एक युवा सुरक्षित खड़ा था। वो रुद्र था।